नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि इस संकट की घड़ी में देशवासी लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं। इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मक भूमिका है। हम कल्पना करें कि हमारे ये छोटे छोटे व्यापारी और दुकानदार खुद के जीवन का रिस्क न लेते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान न पहुंचाते तो क्या होता। छोटे छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। मैं जानता हूं कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरों से इसका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। देशवासी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मक भूमिका है। हम कल्पना करें कि हमारे ये छोटे छोटे व्यापारी और शॉपकीपर्स खुद के जीवन का रिस्क न लेते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान न पहुंचाते तो क्या होता। छोटे छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने आगे लिखा कि मैं जानता हूं कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरों से इसका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर इस तरह के ट्वीट करते हैं, जिससे जो तमाम लोग उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो उनको इससे काफी प्रेरणा मिलती है। और प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि किस तरह से छोटे छोटे दुकानदार और व्यापारी काम कर रहे हैं ऐसे में और लोगों तक सामान मुहैया करवा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और देशवासी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं खुशी भी जताई इस बात की कि लोगों ने जो प्रधानमंत्री ने उनसे अनुरोध किया था, अपील की थी, उसको अच्छे से मान रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है। प्रधानमंत्री कोरोना की फाइट में लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। कोरोना की लड़ाई आगे कैसे लड़ी जाएगी उसका भी प्रधानमंत्री की तरफ से फॉर्मूला तैयार है। इंडिया टीवी को पीएम की कोरोना पॉलिसी की जानकारी मिली है। इस रिपोर्ट को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सरकार की आगे की तैयारी क्या है। जहां छूट वहां सावधानी बरतनी होगी। हॉट स्पॉट इलाकों में कोई रियायत नहीं होगी। लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सावधानी बरतनी होगी। मेडिकल टीम को सुरक्षा दी जाएगी। मॉल, सिनेमा हॉल 3 मई तक बंद। वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स का गठन। गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति पर रोक। आज रात से ये सभी रियायतें उन इलाकों में मिलेंगी जो संक्रमित नहीं। लेकिन कोरोना से छुटकारा कब मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब तक जो इलाज है लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग और सतर्कता। इससे संक्रमण थम सकता है। ये परमानेंट इलाज नहीं है। चिंता की बात यह है कि ये चीजें जितने ज्यादा दिनों तक चलेंगी उतनी चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। इसीलिए प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा फिक्र है और प्रधानमंत्री खुद फ्रंट पर आकर कोरोना वॉर को लीड कर रहे हैं। कोरोना वॉर रूम से प्रधानमंत्री पल पल की जानकारियां ले रहे हैं। एक एक अपडेट पीएम के पास मौजूद है। हर भारतीय के लिए पीएम फिक्रमंद है। अफसरों से लगातार संपर्क में है। मंत्रालयों से मीटिंग कर रहे हैं। पीएमओ से लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं। कोरोना कूटनीति पर काम चल रहा है। हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री एक्टिव हैं और एक्शन में हैं। प्रधानमंत्री ने आगे की भी कोरोना पॉलिसी तैयार कर ली है। इंडिया टीवी को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम फॉर्मूला 20 पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले 26 नेवी कर्मचारियों की कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने के बाद गंभीरता से लिया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सेना को कोरोना मुक्त करने का आदेश दिया है। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में टास्क फोर्स बनाई जाएगी। तीनों सेनाओं में टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कहां कहां संक्रमण की आशंका है वहां टेस्ट होंगे। आर्मी हॉस्पिटल को 2 विंग में किया जा रहा है। एक कोविड और एक नॉन कोविड बनाया जाएगा। इसके बाबत कैबिनेट सेक्रेटरी के जरिए प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज दी गई। प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और संबंधित विभागों में रैपिड टेस्ट तेज करने को कहा है ताकि संक्रमण के सही आंकड़े जल्द से जल्द जुटाए जा सके। प्रधानमंत्री कितने ज्यादा संजीदा हैं इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक एक रैपिड टेस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं।
रैपिड टेस्ट के लिए जो किट राज्यों को बांटी गई है, राज्यों को कितने टेस्ट किट मिले हैं, कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये जानकारी जुटाने को कहा गया है। टेस्ट के आंकड़ों पर राज्यों से स्वास्थ्य मंत्री को लगातार संपर्क में रहने को कहा गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री राज्यों से फीडबैक हर हाल में ले। प्रधानमंत्री इतना अफोर्ड क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक मकसद है, कोरोना से 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बचाना। इसीलिए संक्रमण की हर आशंका उनकी फिक्र बढ़ा रही है। हॉस्पिटल्स में बढ़ते संक्रमण के मामलों के बाद उन्होंने संबंधित विभागों को इस पर ब्रेक लगाने के लिए प्लान तैयार करने को कहा है। पीएम के टेबल पर हर जिले के हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट है। राज्यों में कितने हॉस्पिटल्स हैं, क्या है कोरोना रिपोर्ट, हॉस्पिटल में कोरोना की डेथ रिपोर्ट का प्रभाव कितना है, एक कोरोना डेथ से 10 लोगों को फैलने की आशंका है। सभी हॉस्पिटल पर खास नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वालों की फिक्र नहीं है प्रधानमंत्री को, चिंता तो उन लोगों की भी है जो कमाई के लिए खाड़ी जैसे देशों में मौजूद है। ऐसे ही नहीं, खुद को प्रधान सेवक कहते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की कोरोना पॉलिसी का फॉर्मूला नंबर 4 ऐसे ही हिंदुस्तानियों के लिए है। विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए निर्देश, अप्रवासी कामगारों की पूरी मदद होगी। वीजा, पैसा, खाने का इंतजाम करे हाई कमीशन। बात कर समस्या दूर करने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर को बोला गया। प्रधानमंत्री का एक एक फॉर्मूला कोरोना की लड़ाई में फंसे भारतीयों के हालात सुधारने की कोशिश है। फिक्र हर क्षेत्र में कोरोना को हराना है, जान भी है और जहान भी। प्रधानमंत्री का फॉर्मूला नंबर 5 असंगठित सेक्टर के लिए। असंगठित सेक्टर के लिए इकोनॉमी पैकेज पर विचार। असंगठित सेक्टर को उबारने के लिए कमान संभाली। पीएम ने लेबर मिनिस्ट्री असंगठित क्षेत्र के आंकड़े मांगे। मदद का फूल प्रूफ फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। कोरोना संकट में असंगठित सेक्टर पर बड़ा दबाव पड़ा है। असंगठित सेक्टर को जिंदा रखना क्यों जरूरी है, उसकी वजह है ये आंकड़े। 2019 में जारी हुई इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल वर्कफोर्स में से 93% हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है। देश की इकोनॉमी को चलाने में इस असंगठित क्षेत्र का बड़ा हाथ। अब तक इनकी रक्षा के लिए ठोस प्रावधान नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में रेगुलर सैलरीड कर्मचारियों में भी 71% ऐसे हैं जिनके पास लिखित जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। 54.2% ऐसे हैं जिन्हें पेड लीव नहीं मिलती। इतना ही नहीं, इनमें से 49.6% किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना की योग्यता नहीं रखते। लॉकडाउन के लंबे पीरियड के बाद प्रधानमंत्री को चिंता गरीबों की थी। कई राज्यों से राशन वितरण में भ्रष्टाचार की खबरों से आहत थे प्रधानमंत्री। इस खबर के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से सख्त मैसेज दिया गया, जिसमें राशन में भ्रष्टाचार रोकने के लिए राज्य सरकारों को लिखित निर्देश जारी किए गए। मजबूरों को सही वक्त पर बिना बिचौलिए मदद सुनिश्चित की जाए। राशन सिस्टम पर बंगाल के राज्यपाल ने गंभीर सवाल उठाया, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने एक्शन लिया। लॉकडाउन का सीधा असर गरीबों पर ही पड़ा है, इसलिए प्रधानमंत्री उनकी मदद में कोताही नहीं बरतना चाहते। प्रधानमंत्री की कोरोना पॉलिसी का फॉर्मूला नंबर 7 सुनेंगे तो बहुत लोगों को राहत मिलेगी। हॉस्पिटल्स में ओपीडी और सर्जरी चालू करने का प्लान। कोविड के अलावा दूसरी बीमारियों का इलाज हो सकेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मैकेनिज्म तैयार करने को कहा गया है। एनजीओ आम जनता की मदद से जल्द काम शुरू करने की उम्मीद रखते हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री ने उन लोगों को लेकर भी चिंता जताई जो संक्रमण के लक्षणों को छिपा रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि जमात से कितना ज्यादा संक्रमण भारत में फैला। कोरोना पॉलिसी का 8वां फॉर्मूला इसी पर तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संक्रमण छिपाने और बढ़ाने वाले संगठनों पर नजर है। एनएसए अजित डोवाल को जिम्मेदारी दी गई है। संक्रमण के जिम्मेदार जमात के लोग सामने आए। मौलानाओं से सरकार की तरफ से बातचीत शुरू हुई। अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धर्म गुरुओं से बात की। मीटिंग के बाद मौलानाओं ने अपील की, अकेले नमाज पढ़ना गलत नहीं है, एक साथ नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। कोरोना के बारे में जागरूक करने को कहा गया। प्रधानमंत्री की इस फिक्र की वजह है स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े। देश में 29.8% संक्रमण जमात से फैला।
तमिलनाडु में 80%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, यूपी में 59%, आंध्र प्रदेश में 61%। प्रधानमंत्री की चिंता बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर भी है। कोरोना संक्रमण से बचाव में जरूरी मास्क, ग्लव्स और दूसरे मेडिकल कचरे संक्रमण की वजह हो सकते हैं। अगर वक्त रहते उपाय नहीं किया गया तो कोरोना की लड़ाई पर ब्रेक लग सकता है। बायोमेडिकल कचरे से बचाव जरूरी है। WHO की कंट्री हेड पूनम सिंह ने चिंता जताई है। वेस्टलैंड के पास झुग्गी झोपड़ियों में संक्रमण फैल सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री को ध्यान देने की जरूरत कही गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री इस चुनौती पर काम कर रही है। पीएमओ कोरोना रोकने को लेकर कई फार्मूलों पर काम कर रहा है। वक्त और हालात को देखते हुए सरकार की तरफ से प्रायोरिटीज बदल दी गई हैं। अयोध्या में मंदिर की भूमि पूजा को लेकर भी प्रधानमंत्री ने स्थिति क्लियर कर दी है। जब तक कोविड खत्म नहीं होता तब तक भूमि पूजा प्रायोरिटी नहीं है। लिकर शॉप खुले या न खुले, इस पर प्रधानमंत्री ने मैसेज दे दिया है। लिकर शॉप ओपन करने पर प्रधानमंत्री राजी नहीं। MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उस पर प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं। इनकम टैक्स के रिफंड पर प्रधानमंत्री ने मंत्रालयों को काम करने को कहा है। 5,204 करोड़ CBDT रिलीज किया गया है, जो 10 दिन में 8.2 लाख स्मॉल बिजनेस की सहायता कर रहा है। लॉकडाउन में लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं करना चाह रहे पीएम। लॉकडाउन खत्म करने की स्थिति में पीएम ओपिनियन ले रहे हैं। कितना और कैसे खोला जाए, सही स्थिति जानने के लिए सर्वे करवा रहे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने कोरोना पॉलिसी में और सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के वक्त भी रमजान शुरू होने वाला है, जिसमें लॉकडाउन टूटने की पूरी आशंका है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने क्लियर मैसेज दे दिया है। संक्रमण फैलाने वालों या कानून तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेने के लिए कहा गया है। WHO की भी एडवाइजरी आ गई है, रमजान में कैसे रूल फॉलो किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री लॉकडाउन के बाद शहर से गांव जाने वाले इमिग्रेंट्स को चुनौती मान रहे हैं। शहर से गांव जाने वाले ऐसे इमिग्रेंट्स के लिए योजना बनाने का फॉर्मूला निकाला जा रहा है, जिनमें शहर से गांव जाने से रोकने के लिए मैकेनिज्म बनाना होगा। बेरोजगारी बढ़ सकती है, जॉब क्रिएशन बड़ा मुद्दा होगा। महाराष्ट्र के धारावी स्लम एरिया में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद प्रधानमंत्री की चिंता स्लम एरिया को लेकर भी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री की तरफ से स्लम्स में हाइजीन के लिए प्लान बनाने को कहा गया है, जिसमें एक स्लम पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री स्लम डेवलपमेंट के लिए पैकेज भी दे सकते हैं। कोरोना संकट में दुनिया भर में चीन की स्थिति को लेकर भारत भी सतर्क है। यही वजह है कि मोदी सरकार भी चीन पॉलिसी पर विचार कर रही है, जिसमें जो जानकारी इंडिया टीवी को मिली है उसके मुताबिक चीन से व्यापार नीति पर सरकार विचार कर सकती है। FDI के नियमों में संशोधन पर विचार हो रहा है। चीन से भविष्य की इकोनॉमी पर रणनीति बन रही है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल करने पर विचार हो रहा है। मुंबई थिंक टैंक की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। रिटेल और स्टार्टअप में चाइनीज इन्वेस्टर्स पर रोक जरूरी है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोर्चा संभाले हैं। एक एक हिंदुस्तानी के लिए फिक्रमंद है, लेकिन प्रधानमंत्री के ये प्रयास तभी सफल होंगे जब आप सरकार की सुनेंगे, सरकार की मानेंगे। भारत में कोरोना के 16,000 से ज्यादा कंफर्म केस हो गए हैं। कोरोना से इंडिया की फाइट में अगला एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रहने वाला है। इसी हफ्ते रमजान का पाक और मुकद्दस महीना भी शुरू हो रहा है। रमजान में मस्जिद और नमाज को लेकर जमात ने बहुत कंफ्यूजन फैलाया है, लेकिन आज देश के बड़े मौलाना सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए आए हैं। उनकी बातों को सुनना बहुत ही जरूरी है। भाईजान गौर से सुने, माह रमजान आने वाला है। रहमतों और बरकतों का महीना आ रहा है। रमजान में कैसे इबादत करनी है, कैसे नमाज पढ़नी है और कोरोना से कैसे खुद को बचाना है, इस पर गौर फरमाएं। देश के बड़े मौलाना आपसे कुछ कहना चाहते हैं।
मौजूदा सूरत हाल इंतहाई गंभीर है और मर्ज हिंदुस्तान के अंदर भी बढ़ता चला जा रहा है। बचने के लिए ये ज़रूरी है कि तरावीह का एहतमाम ख़ास तौर पर जिस तरह हम अब तक मस्जिदों से अलग होकर के जमात करते हैं, इसी तरह तरावीह को भी अपने घरों के अंदर पढ़ा जाए। और ज़रूरी ये भी है कि महकमा सेहत की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल किया जाए। खास तौर पर लॉकडाउन की पाबंदी की जाए, बाहर निकलने से इज्तिनाब किया जाए। प्रशासन की तरफ से 5 लोगों की इजाज़त है मस्जिद में नमाज पढ़ने की, वहाँ पर कुरान का एहतमाम रखें, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा एहतमाम रखें। जमीयत उलमाए हिंद, दारुल उलूम देवबंद और जमीयत दावतुल मुस्लिमीन सबने एक साथ फतवा दिया है, रमजान के मुकद्दस महीने में भाईजान मस्जिद जाने की जिद न करें, साथ मिलकर नमाज पढ़ने की भूल न करें, घर पर ही रहें, तरावीह की नमाज पढ़ें और घर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा एहतमाम करें। ये जो कोरोना वायरस है, इससे अपने आप की हिफाजत करना ये वाजिब है, ये फर्ज है। अगर जान नहीं बचेगी तो नमाज क्या पढ़ेंगे, रोजा क्या रखेंगे। मौलाना की बातों पर ध्यान दें, जान बचाना फर्ज है। बाहर कोरोना है, भाईजान घर में रहेंगे तो महफूज रहेंगे तभी रोजे रख पाएंगे और रमजान के आखिर में ईद मना पाएंगे। सरकार यही कह रही है, डॉक्टर यही कह रहे हैं और धर्म की मुकद्दस किताब में यही आदेश लिखा है। और याद रखो कि हमारे बुजुर्गों ने बिला वजह नहीं कहा क्या कहते हैं, एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अलविकायत खैरुम मिनल इलाज। ये सिर्फ हमारे बुजुर्गों का कहना नहीं है, बल्कि खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु आफिया, अल्लाह तबारक व तआला से आफिया मांगो, यानी अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह हमको मुसीबत लगे ही नहीं, अल्लाह ताला हमको बीमारी अता ही ना करे। उसका तरीका क्या होता है? अमल करना, खुद घर में बैठना, बाहर नहीं निकलना। यही हुकूमत के भी अहकाम है और उससे पहले ये हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के खिलाफ वर्जी मत करो। अल्लाह ताला फरमाया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से खुद को हलाकत में मत डालो। इस वक्त हिलना, हरकत करना, इधर उधर जाना, मुलाकात करना, यह अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में डालना है। हुकूमत की भी खिलाफ वर्जी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी खिलाफ वर्जी है, अल्लाह तबारक व तआला के भी हुक्म की खिलाफ वर्जी है। इबादत के लिए जरूरी है सेहतमंद होना, और सेहत तभी बनी रहेगी जब आप उसका ख्याल रखेंगे। जमीयत उलमाए हिंद के सबसे बड़े मौलाना को सुनिए। मौलाना अरशद मदनी साहब समझा रहे हैं कि आपकी सेहत में ही आपके परिवार की सेहत की कुंजी है। कौम और मुल्क दोनों की सेहत यहाँ के शहरियों से है, इसलिए तमाम लोगों से अपील है, रमजान में भी सेहत संभाल कर रखें। सारी दुनिया इस वबा का मुकाबला करने से बेबस है, किसी के पास कोई दवा नहीं है। आज तक सारी दुनिया जो बात कह रही है वो एक ही है कि इज्तिमाइयत नुकसानदेह है और फासला बनाए रखना जरूरी है ताकि इस मर्ज से बचा जा सके। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने, सब ने मिलकर के सारी दुनिया के अंदर ये फैसला किया कि इज्तिमाइयत मजहबी मकाम पर होती है, मस्जिद के अंदर भी होती है। इस बुनियाद के ऊपर जमातें मस्जिद के अंदर न की जाएं बल्कि अपने घरों के अंदर पढ़ें। मौलाना मदनी जो बात समझा रहे हैं उसी बात पर अमल करते हुए मराठवाड़ा रीजन के नायब अमीर शरीयत मौलाना अब्दुल राशिद नदवी ने भी मस्जिदों में रमजान की नमाज न पढ़ने का फतवा दे दिया है। रमजान मुबारक में जिस तरह से मस्जिद में अजान होती थी हुआ करेगी, लेकिन तमाम लोग अपने अपने घरों में नमाज़ें अदा करेंगे और नमाज तरावीह के सिलसिले में ख़ास तौर पे हर शख्स अपने घर में नमाज तरावीह अदा करेगा। अगर उसके घर में हाफिज है तो वो कुरान करीम सुनेगा और कभी भी वो अपने आसपास के घर वालों को न बुलाएगा न दावत देगा। वो सुनना चाहे पूरा कुरान तो अपने घर में सुन सकता है। इसी तरह इफ्तार और सहर के मौके पर ज़ियाफ़तों से वो इज्तिनाब करेगा और भीड़ भाड़ के मौके से अक्सर कुल्ली तौर पर परहेज करेगा।
हैदराबाद और कर्नाटक की मस्जिदों में ही रमजान की भीड़ नहीं होगी। कर्नाटक में सरकारी आदेश जारी हुआ है कि मस्जिदों में 5 लोगों से ज्यादा जमा ना हो। हैदराबाद में मुफ्तियों ने खुद इसका फैसला किया है। हैदराबाद और बेंगलुरु के इस्लामिक स्कॉलर मौलाना हबीब अहमद अल हुसैनी शरीयत और हदीस की रोशनी में यही बता और समझा रहे हैं, जिसे जरूर सुनना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला रोजे का हुक्म फरमाया रमजान के महीने में, लेकिन अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है, ये सफर में है, कठिन है, तो फरमाया ये फर्ज को आप शिफ्ट कर दीजिए, रमजान के बाद आप रोजा रख लीजिए। फिर कोई कहता है कि नहीं मैं ऐसा कमजोर, ऐसा बीमार या ऐसा ज़ईफ हूं कि मेरे सही होने के इम्कानात मुझे नजर नहीं आ रहे, तो फरमाया कफारा अदा कर दो, रोजा रखने की जरूरत ही नहीं है। तो इबादत जो है वो उस वक्त हो सकती है जब जान का मसला, जान महफूज हो। अगर जान खतरे में पड़ जा रही है, अब मिसाल के तौर पे मुसाफिर है, लेकिन मुसाफिर तो रख सकता है रोजा, लेकिन ताकि वो बीमार ना पड़ जाए, उसको जहमत ना हो, जस्ट जहमत ना हो मुसलमान को, इसलिए अल्लाह ताला ने फर्ज को आगे बढ़ा दिया। फर्ज को आगे बढ़ा देता है या फर्ज को कैंसिल कर देता है, ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, ये दीन की विसात है। पूरे देश ने देखा है, कैमरों ने उनकी हरकतों को कैद किया है। एक जमात ने शरीयत और हदीस की गलत व्याख्या करके कोरोना फैलाया है। वे अब भी जिद पर अड़े हैं, वे मस्जिदों में छिप रहे हैं, दबिश पड़ने पर जान पहचान के घरों में घुस रहे हैं। वो छिप कर कोरोना से बचना चाहते हैं, अपनी बीमारी छिपाना चाहते हैं। जमात की ये हरकतें कानून की नजर में जुर्म है और शरीयत में भी इनको गुनाह कहा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज इजाजत नहीं दिए कि आदमी बीमार हो और घर में बैठा रहे। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछे, या रसूलल्लाह अला नतदावा, या रसूलल्लाह बीमार हुए तो हम इलाज नहीं करके बैठे रहना क्या? काला नाम या इबाद अल्लाह तदावु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हाँ हाँ बिल्कुल, ऐ अल्लाह के बंदो फौरन इलाज किया करो, फौरन दवा लिया करो। लिहाजा अगर किसी के अंदर सिम्टम्स ऐसे जाहिर हो रहे हैं, किसी को ऐसा नजर आ रहे हैं, तो ये आप मत समझो कि मैं छुप जाऊंगा, घर में बैठ जाऊंगा, इससे महफूज रहूंगा। नहीं, आपके घर में बैठ जाने से आपके घर वाले भी मुतासिर हो सकते हैं, दोस्त अहबाब, आप खुद नहीं मरेंगे बल्कि सबको लेकर मरेंगे। लिहाजा इससे एहतियात करें। यह मैं आपको तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद अहमद, सहीह मुस्लिम, मैं पूरे अहादीस की किताब से आपको ये बात बयान कर रहा हूं, बता रहा हूं। जब से कोरोना फैला है तब से तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद कांधलवी कैमरे पर नहीं आए। उनके कुछ ऑडियो टेप जरूर सामने आए। मौलाना साद के सबसे नए टेप से लगता है कि जमात को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है। ऑडियो टेप से लगता है कि मौलाना साद ने जमातियों को कोरोना का इलाज कराने का हुक्म दे दिया है, लेकिन नमाज और मस्जिद में जमात के जुटने को लेकर वो अब भी खामोश है। मुसलमानों के मस्जिद में इकट्ठा होने पर वो कुछ भी नहीं कह रहे। यह हाल तब है जबकि कोरोना मौलाना साद के घर में भी घुस चुका है। मौलाना साद की ससुराल में 2 लोगों को वायरस ने जकड़ लिया है। जमात के 4000 से ज्यादा मौलाना कोरोना का इलाज करा रहे हैं, लेकिन जो बाहर है वो आए दिन डॉक्टरों पर हमले कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स पर पत्थर चला रहे हैं, पुलिस वालों की पिटाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास जिले की है। भीड़ जिसे पीट रही है वो कोरोना वॉरियर है, एक सफाई कर्मी जिसका नाम दीपक है। देवास के खाते गांव में दीपक जब सफाई के लिए पहुंचा तो हबीब खान और आदिल ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस ने जांच की तो हमले के तार जुमे की नमाज से जुड़ गए। जब लॉकडाउन हुआ था और उस टाइम पे जो नमाज हुई थी उसके बाद उन्होंने ये लोगों को बोला था कि जो सफाई कर्मी है ये नमाजियों को परेशान करते हैं, इनको मारते हैं, इसलिए उनको मारो।
तो इस वजह से एक पहले से लगभग षड्यंत्र लोगों द्वारा किया गया, आपस में विचार विमर्श किया गया, बातचीत की गई। देवास में जो हुआ, ऐसी ही घटनाएं इंदौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, कानपुर, रांची और दरभंगा में हो चुकी है। जिन लोगों की आंखें अभी नहीं खुली, उनको पाकिस्तान के मौलाना तारिक जमील से सबक सीखना चाहिए। मौलाना तारिक जमील ने भी पहले कोरोना को भगा देने की डींग हाकी थी, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना ने पैर पसारे तो मौलाना दहाड़े मारकर रोने लगे। ऐ आसमानों को उठाने वाले अल्लाह, ऐ जमीन को बिछाने वाले अल्लाह, ऐ सूरज को निकालने वाले अल्लाह, ऐ अंधेरों को लाने वाले अल्लाह, ऐ उजालों को लाने वाले अल्लाह, ऐ हवाओं को चलाने वाले अल्लाह, ऐ समंदर में मोती को पैदा करने वाले अल्लाह, ऐ हिरन के नाफे में मुश्क को करने वाले अल्लाह। मेरे ख्याल में आज इतने बंदे कभी तेरे दर पे इकट्ठे नहीं हुए होंगे। आज करोड़ों का मजमा, आज करोड़ों माएं, करोड़ों बुढ़े बुढ़िया, जवान, मर्द, औरतें, बच्चे बच्चियां, सब तेरी रात तेरे दरबार में फकीर बनकर आए बैठे हैं। या अल्लाह, आज हम तुझे अपना दुखड़ा सुनाना चाहते। हमारा सबसे बड़ा दुखड़ा ये नहीं है कि कोरोना है, हमारा दुखड़ा ये कि आज तेरा बैतुल्लाह वीरान है। कोरोना दिनों दिन बेहद खतरनाक होता जा रहा है। दुनिया भर में इसने लाखों लोगों की जान ले ली है। हर घड़ी मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एहतियात से इसे काबू में किया जा सकता है। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आलिम और बड़े बड़े मौलाना इसे समझ चुके हैं। अब वो समझा रहे हैं, भाईजान जिद न करो, अब मान भी जाओ। कोरोना महामारी के बीच इस साल का रमजान अप्रैल से लेकर मई तक चलने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रमजान मनाने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी है। रमजान से जुड़े आयोजन के लिए किसी बड़ी जगह के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा गया है। एक जगह इकट्ठा न होने की अपील की गई है। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। शनिवार को बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले में करीब 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उन्हें एक बड़े मौलाना के जनाजे में शामिल होना था। और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब वहां भी लॉकडाउन जैसी स्थिति है। ऐसे में लोग ये कहने लगे हैं कि कहीं एक जनाजे के चक्कर में 1 लाख लोगों का जनाजा न निकल जाए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6, तस्वीर नंबर 7, तस्वीर नंबर 8। ये कोरोना वायरस को खुला निमंत्रण देती वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन अगर आपको इन तस्वीरों का डरावना सच देखना है तो आपको इनका ओरिजिनल वीडियो देखना होगा, जिसमें लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर लोगों की सुनामी आ गई। जमीन पर एक दूसरे से चिपके लोग। शनिवार को बांग्लादेश की सड़कों पर उतरी इस भीड़ से जुड़ी एक एक खबर का वहां के टीवी चैनल्स पर लाइव प्रसारण किया गया, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि कोरोना काल में 1 लाख लोगों ने सड़क पर उतरने की हिम्मत कैसे। दुनिया के दूसरे देशों की ही तरह बांग्लादेश में भी कोरोना अपने पैर पसार चुका है। वहां कोरोना के करीब 2500 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 को छूने वाला है। कोरोना के 2200 से ज्यादा केस अब भी एक्टिव हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग इस जानलेवा वायरस को बहुत हल्के में ले रहे हैं। ढाका की ये तस्वीर देखिए। तारीख थी 13 अप्रैल 2020, जब हजारों की संख्या में गारमेंट्स वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन के चक्कर में चक्का जैम कर दिया। वो सड़क पर बैठ गए और सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चिड़िया फुर्र से उड़ गई। लेकिन शनिवार को बांग्लादेश में 1 लाख लोगों का सड़कों पर उतरना कोरोना काल में किया गया सबसे बड़ा गुनाह है।
बांग्लादेश में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए करीब 1 लाख लोग एक बड़े मौलाना के जनाजे में शामिल हुए। बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के नायब अमीर मौलाना जुबैर अहमद अंसारी की शुक्रवार रात मौत हो गई। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक स्थानीय मदरसे में रखे गए मौलाना के जनाजे में शामिल होने के लिए सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करके और अपनी जान खतरे में डालकर ढाका समेत देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग इस जनाजे में शामिल हुए। वो भी तब जब बांग्लादेश की सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की थी। लेकिन भीड़ जब एक बार सड़कों पर निकली तो बांग्लादेश की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस जनाजे में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाएंगे। और जब 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई तो बांग्लादेश की पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे और कोई कुछ नहीं कर पाया। लॉकडाउन থাকা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া लॉकडाउन होने के बावजूद ब्राह्मणबाड़िया जिले में बड़ी संख्या में लोग मौलाना जुबैर के जनाजे में इकट्ठा हुए। वहां इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि पुलिस को रोकने की कोशिश करनी पड़ी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हालात पैदा हो सकते हैं। हमारे यहाँ से कई लोग जनाजे में गए थे। अगर पुलिस थाने का इसमें हाथ ना होता तो एक भी व्यक्ति दुकान ना खोल पाता। ज्यादातर स्थानीय लोग ही आए थे जनाजे में। यहाँ के लोगों को किसी भी आसपास के गांव के लोगों से मेल मुलाकात करना मना है। पास के गांव में अगर उनका कोई काम है तो वो वहाँ नहीं किया जा सकेगा। उसके बदले वो हमें बता दें, हम वो काम करवा देंगे। बांग्लादेश में कोरोना वायरस का जोखिम बहुत ज्यादा है। वहाँ लॉकडाउन लागू है, बगैर इजाजत के किसी को बाहर निकलने की मनाही है। लेकिन जब से ये तस्वीरें सामने आई हैं, बांग्लादेश समेत दुनिया भर के लोग यही कह रहे हैं कि इस 1 लाख की भीड़ ने बांग्लादेश में कोरोना को इनवाइट करने का काम किया है। अगर वहां पर वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी तो इस जनाजे में शामिल लोग उसके असली गुनहगार होंगे। और यहां वक्त एक और ब्रेक का